साथियों वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए एक बार फिर हम लोग उपस्थित हैं इस नाइट सेशन के क्लास में, और नाइट सेशन में आज होने वाला है साइंस का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आवर। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन आवर को 10 के दम के रूप में। और ये साइंस का दूसरा सेट है जिसमें मैं आपको 10 के दम के रूप में साइंस और करंट से मिला करके 11 क्वेश्चन लेकर आया हूं। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉन्सेप्चुअल, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। और इसके माध्यम से आप साइंस का एक समग्र तैयारी कर सकते हैं। जो पढ़े हुए हैं वो रिवीजन कर सकते हैं, और जो भी ऑनलाइन क्लास चल रहा है या ऑफलाइन चलता है उसका एक ठोस मुकम्मल तैयारी के रूप में इसको परिवर्तित कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 10 का दम। और ध्यान रखना है कि अल्टरनेट डे में साइंस और आर्ट का 10 का दम चल रहा है, और प्रतिदिन 10 से 12 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लेकर मैं आता हूं। तो इसको देखें और इससे कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें, और इसी फॉर्मेट पर आप जब भी पढ़ें तो क्वेश्चन को फ्रेम करने का प्रयास करें। तो सबसे पहले जो चैनल से जुड़े हुए हैं, पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। साथ ही जितना भी क्वेश्चन आवर होता है उसका एक नोट्स बनाएं क्वेश्चन के पैटर्न को समझने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं 10 का दम का आज का साइंस का पहला क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा है कि इनमें से कौन परजीवी नहीं है। क्या क्वेश्चन है? तो पहला क्वेश्चन है इनमें से कौन परजीवी नहीं है। ऑप्शन है प्लाज्मोडियम, कस्कुटा, एंटमीबा, अमीबा। तो बताएं जल्दी से, और विद इन सेकेंड 5 से 10 सेकंड में आंसर करें। फिर हम एक एक क्वेश्चन को डिस्क्राइब करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और डिस्कशन ही आपका मेन थीम है, ये ध्यान रखना है। ये भी साथ में ध्यान रखना है। हम बार बार कहते हैं एक्यूरेसी इज द की फैक्टर ऑफ सक्सेस, मतलब एक सफलता का मूल जो मंत्र है वो एक्यूरेसी है। आप जितना जानते उतना बनाएं, अंदाज पर या तुक्का लगा करके अनुमान पर सवाल हल ना करें कहीं भी बैठे। और जब भी दें तो आप क्वेश्चन सेट जब भी बनाएं तो ये समझें कि आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं और आपको बिल्कुल एग्जाम में परफॉर्म करना है, उस स्तर पर काम करें, तभी जाकर के आप इसको परफॉर्म कर पाएंगे एग्जाम में। तो ये ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन जो कह रहा है पहला कि कौन परजीवी नहीं है, प्लाज्मोडियम, कस्कुटा, एंटमीबा, अमीबा। तो यहां पर ध्यान रखना है कि आंसर जो है पहला का वो डी है। तो आंसर पहला का डी है। क्यों? तो सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि यहां पूछा गया है पारासाइट के बारे में। पारासाइट मतलब परजीवी होता है, और परजीवी का मतलब होता है कि एक ऐसा जीव जो किसी दूसरे के शरीर में रहता है, दूसरे के शरीर में रहता है और उसको नुकसान पहुंचा देता है। और अगर ऐसा कोई करता है तो उसको हम परजीवी मानते हैं, पारासाइट मानते हैं। और पारासाइट रोग फैलाने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। मानवों में बहुत सारे रोग परजीवी के कारण होते हैं। तो कोई भी जीव दूसरे जीव के शरीर पर आश्रय ले ले, उसमें रहने लगे दूसरे जीव के शरीर में, और उसी को नुकसान पहुंचा दे, तो ऐसे जीवों को परजीवी कहते हैं। तो 4 ऑप्शन है प्लाज्मोडियम, कस्कुटा, एंटमीबा, अमीबा। तो ध्यान रखना है कि प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है, और प्रोटोजोआ के रूप में ये हमारे जब बॉडी में घुसता है तो इसके कारण मलेरिया बीमारी होती है। तो ध्यान रखना है प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है, एक बहुत भयंकर बीमारी जिससे लाखों लोग दुनिया में मारे जाते हैं, जो मच्छर के काटने से होता है। तो ध्यान रखना है कि हमारे बॉडी में घुसता है, हमें बीमारी देता है, इसलिए परजीवी है। कस्कुटा एक पौधे में पाया जाता है जिसको हम लोग नॉर्मली अमर बेल कहते हैं। तो अमर बेल लताएं होती है जो किसी दूसरे प्लांट पर चढ़ करके उस प्लांट का पोषण लेकर के उस प्लांट का ही जीवन समाप्त कर देती है। तो अमर बेल भी एक प्रकार का परजीवी है जो प्लांट का पारासाइट है। एक पौधा दूसरे पौधे पर पारासाइट के रूप में रहता है। और ध्यान रखना है, अभी हाल फिलहाल एग्जाम में पूछा गया था एंटमीबा, ये भी प्रोटोजोआ वर्ग में, और इसके कारण अमीबिक डिसेंट्री होता है, एक बीमारी। तो ध्यान रखना है अमीबिक डिसेंट्री जिसको हम लोग पेचिस कहते हैं। तो पेचिस पढ़ना, सूल पढ़ना, आव पढ़ना, एक बीमारी जो एंटमीबा के कारण होता है। तो ये भी परजीवी है। जबकि अमीबा एक जलीय जीव है, ये पारासाइट के रूप में नहीं रहता है, या किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, नहीं किसी के होस्ट के रूप में रहता है। तो मतलब इन चारों में ऑप्शन क्या है? डी है। तो ध्यान रखना है आंसर पहला का डी होगा। दूसरा चले, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, प्रकाश संश्लेषण में डार्क रिएक्शन कब होता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान डार्क रिएक्शन कब होता है, ये पूछा जा रहा। तो इसको समझना है बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली
कि प्रकाश संश्लेषण में डार्क रिएक्शन कब होता है। ऑप्शन दे रहा है, पहला अंधेरा में होता है, प्रकाश में होता है, दोनों समय होता है, कोई नहीं होता। तो ये ध्यान रखना है कि डार्क रिएक्शन प्रकाश में होता है। तो पहला का आंसर डी था, दूसरा का आंसर बी है। और ध्यान रखना है कि प्रकाश संश्लेषण दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि इसमें ग्रीन प्लांट्स भोजन का निर्माण करते हैं। जितने भी हरे पौधे होते हैं उनमें फूड के निर्माण की प्रक्रिया को ही फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश की मदद से भोजन का बनने का प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस कहलाता है। अब जब फोटोसिंथेसिस होता है तो ध्यान रखना है, दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो ये ध्यान रखना है कि ये दो तरह के रिएक्शन यहां देखे जाते हैं, जो दो स्टेप में संपन्न होता है फोटोसिंथेसिस की पूरी क्रिया। जबकि लाइट रिएक्शन जो है ये लाइट डिपेंडेंट होता है। लाइट डिपेंडेंट मतलब जब लाइट होगा तभी होगा। जब ये डार्क रिएक्शन की बात करते हैं तो ये लाइट इंडिपेंडेंट होता है, मतलब ये लाइट पर निर्भर नहीं करता। लेकिन ये ध्यान रखना है कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में 1/1000 सेकेंड का डिफरेंस होता है, 1/1000 सेकेंड का अंतर होता है लाइट और डार्क में। पहले लाइट होता है फिर डार्क होता है। तो एक अभी लाइट है मान लेते हैं, तो 1/1000 सेकेंड में डार्क नहीं हो जाएगा, अंधेरा नहीं हो जाएगा। तो अगर ये लाइट में हो रहा है, क्योंकि लाइट डिपेंडेंट है, तो डार्क रिएक्शन भी लाइट ही में होगा। ये अलग बात है कि डार्क रिएक्शन के दौरान लाइट की आवश्यकता नहीं होती या लाइट के ऊर्जा का प्रयोग नहीं होता। यहाँ लाइट की ऊर्जा का प्रयोग होता है, लाइट की ऊर्जा का प्रयोग नहीं होता। इसी कारण से लाइट के आवश्यकता नहीं पड़ने की वजह से इसको डार्क रिएक्शन माना जाता है। अर्थात ये दोनों क्रिया, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, दोनों प्रकाश में ही होगा, लेकिन प्रकाश से डिपेंडेंट ये नहीं होगा, जबकि लाइट रिएक्शन पूरी तरह से प्रकाश पर डिपेंडेंट होगा। और हमने कहा दोनों में बिल्कुल अंतर नहीं होता है। लाइट रिएक्शन खत्म होता है और डार्क रिएक्शन शुरू हो जाता है 1/1000 सेकेंड के अंतर्गत। तो ध्यान रखना है, 1 सेकेंड का 1000वां हिस्सा के बाद लाइट रिएक्शन के बाद डार्क रिएक्शन शुरू हो जाता है। इसलिए डार्क को देख करके कंफ्यूज नहीं करना। ज्यादातर लोग डार्क को देख करके अंधेरा में मार देते हैं, जो तुक्का पढ़ते हैं, रट कर पढ़ते हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो अंदाज से मारते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो दूसरा का आंसर बी है, ध्यान रखना। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बायोलॉजी का, करा महिला के ओवा या अंडाणु में गुणसूत्र की संख्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि एक महिला का ओवा जो बनता है शरीर में, उसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, और खास करके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। ऑप्शन है 22 पेयर, 23 पेयर, 22 या 23। क्या आंसर होगा? जल्दी जल्दी बनाएं। अगर आप जानते हैं तो 11 क्वेश्चन बनाने में 2 से 3 मिनट लगना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि 100 क्वेश्चन बनाने में जीएस का 20 से 25 मिनट लगता है, तो उसके हिसाब से 11 क्वेश्चन बनाने में बिल्कुल 2 से 3 मिनट लगना चाहिए। लेकिन चूंकि यहां समझना है, क्वेश्चन को गलत स्टेप नहीं लेना है, जो जानते हो बनाएं, और बाकी का डिस्कशन पूरी फोकस के साथ कंसंट्रेट होकर पढ़ें, आपको पूरी तरह से चीजें समझ में आ जाएगी। तो दो चीज यहां समझना है कि ओवा है ये, और ओवा में क्या पूछ रहा है? गुणसूत्र की संख्या। ऑप्शन क्या है? 22 पेयर, 23 पेयर, 22 या 23। तो आंसर जो होगा वो 23 होगा, ये ध्यान रखना। तो 23 आंसर होगा। और ये आया है रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। आपको पता होगा कि ह्यूमन का बॉडी होता है, उसके शरीर में 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसको 23 पेयर के रूप में देखा जाता है। ये हमने बताया है, जो पहले क्लास किए होंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन उनको पता होगा। तो 46 होता है या 23 पेयर गुणसूत्र होता है ह्यूमन, मतलब मेल हो या फीमेल हो। लेकिन 2 पार्ट में ये ह्यूमन होता है, मेल और फीमेल, ये ध्यान रखना है। अब मेल में भी 46 है और फीमेल में भी 46 है, और इन दोनों से एक बच्चा जो डेवलप होता है, ये दोनों के बच्चे का जो डेवलपमेंट होगा मेल और फीमेल से शादी के बाद, उसमें भी 46 होना है। ये कॉन्सेप्ट है, जो कि 46 वाला ही मानव हो सकता है। 46 से बदल जाएगा तो मानव नहीं होगा, फिर कोई और चीज हो जाएगा। तो ध्यान रखना है। तो मेल में स्पर्म बनता है, जिसको शुक्राणु कहते हैं, और फीमेल में ओवा बनता है, जिसको अंडाणु कहते हैं, प्रजनन के समय। तो स्पर्म बनता है मेल में, फीमेल में ओवा बनता है, और इन दोनों में ये 46 का आधा गुणसूत्र हो जाता है। 46 का 23 और 46 का 23। चूंकि ये सेक्स सेल होता है, और सेक्स सेल में मियोसिस डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन के कारण गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। तो 46 था मेल के नॉर्मल बॉडी में, लेकिन जब स्पर्म बनेगा मेल के अंदर टेस्टिस में,
तो उसमें गुणसूत्र आधा होगा 43 का, तो 23 हो जाएगा। और वही फीमेल में ओवरी में ये काम होता है जिसको अंडाशय कहते हैं, और अंडाशय में ये काम होगा और 46 से 23 होगा। अब जब ओवा स्पर्म फ्यूज करेगा तो यहां पर एक सेल बनेगा जिसको जाइगोट कहते हैं। तो मेल और फीमेल का जब सेक्स सेल मिलता है तो जाइगोट बनता है, और जाइगोट में 23 और 23 मिलकर के क्या होगा 46 हो जाएगा। एक बेबी का जन्म होगा जिसको हम लोग ह्यूमन बेबी या शिशु के रूप में देखते हैं। तो यहां स्पर्म में भी 23 होगा और फीमेल में भी 23 होगा ओवा में, क्योंकि ओवा फीमेल में बनता है। क्योंकि 46 होना है हर हाल में, तो आधा आधा ही होगा। तो नॉर्मल 23 पेयर होता है, लेकिन जब रिप्रोडक्शन होता है तो स्पर्म में आधा हो जाता है 23 और ओवा में भी आधा हो जाता है 23, क्योंकि 46 तो पूरा करना है यहां पर बेबी में। तो ध्यान रखना है कि आंसर क्या होगा, तीसरा का डी 23 होगा। आगे चलते हैं तो फिजिक्स का एक बहुत सिंपल और बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल है। कहता है बल के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था। सबको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है, तो इसको ध्यान रखना। बल के बारे में किसने बताया था सबसे पहले, फोर्स के बारे में। ऑप्शन है अरस्तु, गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टीन। जल्दी से करें, बिल्कुल समय नहीं है, फास्ट करें। क्वेश्चन आवर में समय बिल्कुल ना लगाएं। कॉन्सेप्ट को समझने में, डिस्कशन में जितना टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं है, बनाने में टाइम नहीं लगना चाहिए। करा सर्वप्रथम किसने बताया बल के बारे में सर्वप्रथम, तो आंसर होगा न्यूटन, ये ध्यान रखना। तो आंसर हो जाएगा चौथा का सी। तो न्यूटन ने एक पुस्तक लिखा था प्रिंसिपिया। कब लिखा था, 1687 ईस्वी में। और यहीं से न्यूटन के कार्य से फिजिक्स की शुरुआत होती है, हमने बताया है। इसके पहले फिजिक्स जैसा विषय नहीं था। तो प्रिंसिपिया लिखा किसने, न्यूटन ने। और इसी पुस्तक में न्यूटन ने लॉ ऑफ मोशन दिया था, गति के नियम। और लॉ ऑफ मोशन में ही फोर्स के बारे में पहली बार बताया गया था, जो पढ़े होंगे। प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, 3 नियम दिए गति के। और कहा था कि किसी पिंड में विराम और गति में, एक समान गति में रहने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन जब उस पर कोई बाह्य बल कार्य करता है तो उसका विराम और गति का जो इनर्सिया होता है वो टूटता है। तो जो बल लगता है वही उसके इनर्सिया को भंग करता है। और यही कॉन्सेप्ट आया, और इसलिए फोर्स को डिफाइन करने का काम लॉ ऑफ मोशन के द्वारा न्यूटन ने किया था इस पुस्तक में। इसके पहले किसी ने बताया कि फोर्स होता क्या फोर्स का फंक्शन होता है। तो फोर्स क्या है, जड़त्व को तोड़ता है। जड़त्व के बारे में गैलीलियो ने बताया, अरस्तु ने विराम जड़त्व के बारे में बताया था, जबकि आइंस्टीन तो बहुत बड़े विद्वान हैं, मास एनर्जी का रिलेशन दिया, सापेक्षता का सिद्धांत दिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया, बहुत सारी चीज पढ़ने हैं फिजिक्स में जो आइंस्टीन का देन है। जबकि यहां पर जब से पूछा गया है बल के बारे में, तो लॉ ऑफ मोशन से ही बल के बारे में पहली बार दुनिया को पता लगा था, जो खास करके फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से, जिसमें कहा गया कि विराम में रहने वाली पिंड विराम में रहना चाहती है, एक समान गति से चलते रहने वाली पिंड एक समान गति से चलते रहना चाहती है। कब तक, जब तक उस पर एक बाह्य बल न लगे। और यही जो आया टर्म, यहीं से बल का डिफिनेशन दुनिया को पता लगा कि आखिर बल होता क्या। और इसलिए बल के बारे में जानकारी देने का श्रेय न्यूटन को जाता है, और इसलिए न्यूटन को फादर ऑफ फिजिक्स भी कहते हैं, भौतिकी का पिता। तो ये सब पॉइंट एग्जाम में पूछेगा आपसे। तो ये चौथा सवाल। पांचवा चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल सवाल है फिजिक्स से। एक व्यक्ति का भार सबसे कम, दो चीजें, भार सबसे कम होगा जब वह, ऑप्शन को ध्यान से देखिए और ऑप्शन पर मंथन कीजिए, तुक्का नहीं लगाइए, आंसर सही करने का प्रयास मत कीजिए कि आंसर मेरा सही कैसे हो जाए 11 में 11। ज्यादा तो इसी चिंता में डूबे रहते हैं, नींद नहीं आती लोगों को कि मेरा 11 में 11 क्यों नहीं हुआ। तो समझने का प्रयास करें, साइंस है, साइंस में आप जितना सोचेंगे उतना ज्यादा आप अच्छा कर पाएंगे। तो कह रहा है व्यक्ति का भार सबसे कम होगा जब वह ऊपर से गिर रहा होगा, पहला कंडीशन है। दूसरा, अंतरिक्ष में हो। तीसरा, स्विमिंग पूल में तैर रहा हो। और चौथा, सभी जगह समान होगा। कब सबसे कम होगा? 3 ऑप्शन है आपके पास। पांचवा सवाल है ये, और ये दे रहा है भार के बारे में। तो भार होता क्या है, मान लिया एक पिंड है ऐसे, इसका मास m है, तो इसका भार पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के कारण W बराबर mg होता है। जो हमने कहा कि एक प्रकार का ये क्या है, बल है, जो पृथ्वी के केंद्र की तरफ लगती है। ऐसे पृथ्वी है तो पृथ्वी के सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको भार कहते हैं।
तो एक व्यक्ति ऊपर से गिर रहा होगा तो वेट mg होगा, ये ध्यान रखना है। तो गिर रहा होगा, मान लिया पृथ्वी पर ऊपर से गिराएं, छत से कोई गिर रहा हो, कोई पिंड गिरा हो, गेंद गिर रहा हो, तो उसका भार पर क्या पड़ा पड़ेगा, तो गिरेगा तो हवा होगा, यहाँ हवा होगा ना, तो हवा होगा तो जब गेंद गिरेगा तो हवा इसको क्या करेगा, ऊपर की तरफ धकेलेगा, तो कुछ वेट इसका क्या होगा, कम हो जाए। अगर हवा नहीं होता तो टोटल फोर्स नीचे लगता, लेकिन कागज गिराते हैं तो क्या करता है, हवा कागज को रोकता है, वो धीरे धीरे गिराता है। पैराशूट लगाते हैं तो क्या था, हवा पैराशूट में बंद होता है तो पैराशूट स्लोली स्लोली गिरता है। तो हवा है इसलिए वेट नॉर्मल से कम है। कहता अंतरिक्ष में हो तो अंतरिक्ष में हो गया तो हवा कम हो गया, हवा क्या हो गया, खत्म हो गया। अंतरिक्ष में तो हवा होता नहीं है, तो अब जो ऊपर की तरफ हवा फोर्स लगा रहा था वो अंतरिक्ष में नहीं लगाएगा, तो टोटल फोर्स नीचे लगेगा, मतलब यहां पर कम होगा, उससे ज्यादा अंतरिक्ष में होगा भार। और तीसरा करा स्विमिंग पूल में। अब ये पिंड है, इसको आप पानी में, स्विमिंग पूल में ऐसे डुबाएं, ऐसे एक पानी लेने, बर्तन बाल्टी लें और इसमें डुबाएं इसको, क्या फर्क पड़ेगा, तो पानी इस पिंड को धकेलेगा ऊपर। कोई कुएं से बाल्टी से पानी भरे होंगे तो बाल्टी जब कुएं में डूबा रहता है, रस्सी खींचेंगे तो ताकत नहीं लगेगा आपको, बिल्कुल आप बच्चा भी खींच लेगा बाल्टी को। लेकिन जब कुएं से पानी से ऊपर जैसे ही बाल्टी आएगा तो अचानक से बाल्टी का वजन बढ़ जाता है, भार ज्यादा लगता है, तो फिर बच्चा नहीं खींच पाएगा, तब फिर एक बड़ा आदमी ताकत लगाकर खींचे। तो क्यों हो रहा है कि जब तक डूबा हुआ है तो पानी फोर्स लगा रहा है ऊपर, तो फोर्स लगाया तो mg नीचे, फोर्स ऊपर, जिसको बायोंसी फोर्स कहते हैं, उत्प्लावन बल। तो ये फोर्स लगाया तो वेट क्या होगा, इसमें से आप ऊपर खींचेंगे तो ये वेट क्या होगा, कम हो जाए। तो हवा से ज्यादा डेंसिटी है जल का, इसलिए सबसे कम वेट कहां होगा, जब वह स्विमिंग पूल में तैर रहा होगा। सबसे ज्यादा इसमें कहां होगा, तो सबसे ज्यादा अंतरिक्ष में होगा, क्योंकि वहां पर ना हवा है ना पानी है, तो ऊपर की तरफ कोई फोर्स लगेगा नहीं, तो जो लगेगा नीचे ही लगेगा। तो भार सबसे ज्यादा पूछता तो अंतरिक्ष में होता, और इसमें सबसे कम पूछा, इसलिए जल के कारण स्विमिंग पूल में सबसे कम भार मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट, सैकड़ों बार पूछा गया है, अलग अलग तरीके से पूछा गया है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें नहीं पूछा। तो पूछने का तरीका बदलेगा लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा और फिजिक्स वही रहेगा। अगर आप समझते हैं चीजों को तो आसानी से बना पाएंगे, और नहीं समझते हैं तब तो कोई उपाय ही नहीं, रट करके सवाल नहीं बनेगा। तो चलिए इसी बात पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ग्रुप को बड़ा करें, ताकि आप अपनी क्षमता का आकलन पूरे भीड़ में एक चमकते हुए सितारे की तरह करें कि हम सबसे अलग हैं और मेरी तैयारी सबसे अच्छी है। तो चलते हैं आगे। छठा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, करा कि 10 न्यूटन का दो बल 120 डिग्री पर किसी पिंड पर कार्य करे तो परिणामी बल कितना होगा। ऑप्शन है 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 0 न्यूटन, 15 न्यूटन। कितना होगा, कितना पर, 120 डिग्री पर। मतलब ऐसे एक पिंड है, क्या क्वेश्चन छठा, करा एक पिंड है ऐसे और इस पर दो बल कार्य कर रहा है, एक ऐसे कार्य कर रहा है मान लेते हैं, और एक ऐसे कार्य कर रहा है। ये भी फोर्स 10 न्यूटन का है और ये भी फोर्स 10 न्यूटन का, और ये दोनों के बीच का कोण 120 डिग्री। यही क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। तो कहता है इस पर कितना बल लग रहा है ये बताइए। क्योंकि वेक्टर में हमने पढ़ा है कि दो सदिश राशि जब कार्य करता है, दोनों के बीच का कोण दिया रहे तो आप रिजल्टेंट निकाल सकते हैं कि कितना लगेगा। और हमने कहा था आपको कि जब 120 डिग्री पर लगता है कोई भी दो वेक्टर तो परिणामी सदिश उन दोनों के बराबर होता, मतलब 120 पर लगेगा और दो फोर्स होगा तो 10 न्यूटन का है तो परिणामी बल भी 10 ही न्यूटन होगा। ये एकदम याद रखना है, कुछ इसमें सोचना नहीं कि अगर दो बल समान है और दोनों बीच 120 डिग्री है तो ये फोर्स का मान भी कितना होगा, 10 ही न्यूटन होगा, दोनों में से एक के बराबर होगा। क्योंकि आर बराबर जब दो समान फोर्स होता है तो 2p cos थीटा बाई 2 होता है। आर बराबर 2p cos थीटा बाई 2। तो आर निकालना है आपको, p दिया हुआ है 10 है, 2 का वैल्यू रखें, p बराबर 10 न्यूटन, cos थीटा कितना, तो cos 120 बटा 2 कितना, तो 2 गुना 10 और गुना cos 60। cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 डिग्री। तो करेंगे तो 2 गुना 10 और गुना हाफ, हाफ हाफ कटेगा तो ये 10 ही न्यूटन मिलेगा। तो बिल्कुल सिंपल है, छोटा सा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल से भागना नहीं, हड़बड़ाना नहीं है। जितना बताया जाएगा उतना कवर अप करेंगे, आपका एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछेगा वो भी बन जाएगा। तो सबसे पहले तो याद रखना है कि 120 डिग्री पर दो फोर्स काम करे, दो वेक्टर काम करे तो रिजल्टेंट भी उसी के बराबर होगा, कुछ करना नहीं है। और ये
नहीं समझ में आए तो ये फॉर्मूला याद रखना कि r बराबर 2p cos थीटा बाई 2 होता है। तो वैल्यू याद रखेंगे, आप बना देंगे। वेक्टर का क्लास करें, वेक्टर को देखें और जो वेक्टर में बताया गया उसको समझने का प्रयास करें, क्योंकि हमने कहा है कि साइंस है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी में रट करके आप आंसर कर सकते हैं, लेकिन यहां बिना सोचे नहीं होगा। जैसे अगला में सोचना पड़ेगा आपको, 7वां सवाल कह रहा है इनमें से किसका बीपी अधिक होगा। बीपी मतलब ब्लड प्रेशर नहीं है, ये बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट है। तो बहुत सारे लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा होगा बनाते बनाते, तो उसको कंट्रोल करें, ब्लड प्रेशर ना बढ़ाएं, बिल्कुल शांत दिमाग से डिस्कशन को सुने और ये नहीं सोचें कि अगला बना रहा है तो हमसे क्यों नहीं बन रहा। अगला पहले पढ़ा इसलिए वो बना रहा है, आप नहीं पढ़े इसलिए नहीं बना। आप भी पढ़ेंगे तो उससे जल्दी बना लेंगे, यही समझना है, बस कुछ है नहीं। जो पहले पढ़ लेते हैं उनको आसान लगता है, जो नहीं पढ़ते उनको भारी लगता है, बस इतना ही मतलब है। और दूसरे को देखकर परेशान ना हो, अपने मेहनत पर ध्यान दें और अपने कमजोर पॉइंट पर ध्यान दें। तो यहां बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? लिक्विड का होगा। दूध, तेल, केरोसिन, जल, शरबत, नमक, पानी का घोल सब लिक्विड है, तो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होता है। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो लिक्विड का होता है और लिक्विड के लिए एक खास तापमान होता है और इस तापमान पर ये लिक्विड गैस बन जाता है। तो जिस तापमान पर कोई द्रव गैस बनने लगे उसको उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे जल को बॉइल करेंगे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगेगा और वो जल से वाष्प बन जाएगा। जल होगा लिक्विड तो वाष्प बनेगा, गैस हो गया। तो ये जो बना 100 डिग्री पर, इसलिए जल का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री। इतना ही समझना है। ऑप्शन है 4 लिक्विड। कह रहा है केरोसिन का ज्यादा होगा, जल का ज्यादा होगा, शरबत का ज्यादा होगा, पेट्रोल का ज्यादा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जनरल साइंस में सबसे पहले यही टॉपिक पढ़ा जाता है, तो बिल्कुल याद रखना है और गलती नहीं करना है कभी भी। बार बार पूछेगा ये, तो आंसर तो शरबत होगा, ये ध्यान रखना है कि आंसर क्या होगा? शरबत। क्या कॉन्सेप्ट है तो समझना है। ऐसे नॉर्मली किसी लिक्विड में, प्योर लिक्विड ले जिसमें कुछ मिला हुआ ना हो, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट जल का होता है, जो हमने कहा 100 डिग्री। ये ध्यान रखना, सबसे अधिक बॉइलिंग पॉइंट जल का होता है 100 डिग्री। जब जल है सिर्फ तब, जल में और कुछ मिलाएंगे नहीं तब, प्योर जल, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री। इससे सब कम होगा। केरोसिन प्योर है तो 100 से कम होगा ये। पेट्रोल प्योर है लेकिन 100 से कम होगा। तो नॉर्मली देखते हैं पेट्रोल तो हल्का सा चिंगारी लगता है, उबलना क्या जलना शुरू कर देता है। केरोसिन तुरंत जलता क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है और नॉर्मली नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पर ऐसे भी पेट्रोल उड़ जाता है टंकी से। तो तेल में केरोसिन हो, पेट्रोल हो या कड़वा तेल हो, सरसों तेल हो, सब का बॉइलिंग पॉइंट जल से कम होगा। जल का सबसे अधिक होता है, पहला पॉइंट। अब यहां ध्यान रखना है कि अगर जल में कोई अशुद्धि मिला दे, अशुद्धि कुछ भी मिला दे, कोई इंप्यूरिटी डाल दे, तो जैसे ही जल में शुद्धि मिलाएंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ये ध्यान रखना, मतलब जो 100 था वो 100 से ऊपर हो जाएगा, 105, 110 कुछ भी हो जाएगा। कब? जब जल में अशुद्धि मिला दे। तो शरबत क्या है? जल में अशुद्धि मिला हुआ है, चीनी जब मिला दी उसमें तो इम्प्योर हो गया वो। चावल पकाते हैं भात, तो पानी लेते हैं तो पानी 100 डिग्री पर उबले, लेकिन चावल जैसे उसमें मिला दिए तब 100 पर नहीं उबलेगा, 100 से ज्यादा पर उबलेगा। तो चीनी मिलाएं, नमक मिलाएं, चावल मिलाएं, दाल मिलाएं, पानी में कुछ भी मिलाएंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। इसलिए शरबत का बॉइलिंग पॉइंट जल से भी अधिक होगा, यह ध्यान रखना। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है और बिल्कुल आपको ध्यान रखना, इसमें गलती नहीं होना चाहिए। कभी पूछ दे सवाल तो ऑप्शन बदलेगा, क्वेश्चन बदलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। तो ध्यान रखना है। 7वां सवाल, 8वां पर ध्यान दें। कह रहा है आवर्त सारणी में ठोस तत्व, एकदम ध्यान रखना है क्या पूछ रहा है। ठोस तत्वों का सामान्यतः जगह दिया गया है। ठोस तत्वों को सामान्यतः जगह दिया गया है किधर? तो परवर्त सारणी पढ़ना है। केमिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेलवे के एग्जाम में आवर्त सारणी ने धूम मचा दिया। जितना क्वेश्चन आवर्त सारणी से पूछा उतना किसी चैप्टर से नहीं पूछा। तो आवर्त सारणी पर थोड़ा सा गहराई से पकड़ बनाए, हर एग्जाम में पूछेगा। तो आवर्त सारणी क्या है? तत्वों को व्यवस्थित किया गया, व्यवस्थित किया गया तत्वों को, और ऐसे टेबल बनाया गया है। इस प्रकार से ऐसे टेबल बना हुआ है जिसमें बहुत सारे खाने हैं और इन खानों में अलग अलग तत्वों को जगह दिया गया, ऐसे करके बहुत सारा।
जिसमें 18 खड़ा लाइन और 7 पड़ा लाइन है आवर्त सारणी। और हर में एक एक एलिमेंट को रखा गया है, किसी में हाइड्रोजन, किसी में सोडियम, किसी में आयरन, किसी में कॉपर, सबको अरेंज कर दिया। जितना मानव जानता है तत्व के बारे में, सोना चांदी सबको इसी में जगह दिया। तो कह रहा है इसमें ठोस तत्व को किधर रखा गया, ये बार बार पूछता है। तो ठोस तत्व कौन होता है, हमने बताया है। तो ठोस तत्व सामान्यतः मेटल होता है। मेटल मतलब धातु, जैसे देखते हो लोहा धातु है, तांबा धातु है, चांदी धातु है, सोना धातु है, ये सब धातु है, एल्युमिनियम धातु है, और सब देख रहे हैं ठोस अवस्था में। तो ठोस अवस्था में मेटल होता है सामान्यतः, नॉन मेटल भी होगा, लेकिन मेटल में मैक्सिमम ठोस ही होगा पारा को छोड़कर। पारा जो थर्मामीटर में होता है वो द्रव होता है, जबकि वो मेटल है, अपवाद है। पूछता भी है कि कौन ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में मिलता है, तो पारा, मरकरी। बाकी जितना मेटल है सब धातु सॉलिड स्टेट में मिलता। और धातु को जगह जो दिया गया है वो लेफ्ट साइड में दिया गया है इधर, और राइट साइड में जैसे जैसे जाएंगे तो इधर मेटल है, और जब इधर आते हैं तो इधर नॉन मेटल को जगह दिया गया है, जिसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस सब है। तो यहां पर जो आपको पूछा है कि आवर्त सारणी में ठोस तत्वों का समांतर जगह दिया है, बाएं में, दाएं में, बीच में, सभी जगह, क्या आंसर होगा? तो देख रहे हैं मेटल को कहां रखा है, बाएं में रखा है। क्योंकि आवर्त सारणी का बायां हाथ इधर रखते हैं, ऐसे आते तो राइट आते हैं, लेफ्ट टू राइट ऐसे करते हैं। तो लेफ्ट में मेटल है, और मेटल ही क्या होता है, ठोस होता सामान्यतः, और बार बार पूछेगा ही। तो ये आपका 8वां सवाल। तो बिल्कुल आप लोग एकदम दनादन बना रहे होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे जिनका पढ़ा हुआ होगा, और जिनका पढ़ा हुआ नहीं होगा वो सुस्त हो गए होंगे। तो सुस्त नहीं हो, आगे आने वाले क्वेश्चन आवर में बिल्कुल अच्छे से समझने का प्रयास करें। नदी में जब कोई आदमी पहली बार घुसता है तैरने के लिए तो अलबलाता है, अकबका जाता है, लेकिन जब हाथ पर मारना शुरू करता है तो धीरे धीरे तैरना भी सीख जाता है। जब तक आप कूदेंगे नहीं, अपने आप को उसमें शामिल नहीं करेंगे संघर्ष में, तब तक तैरना नहीं सीखेंगे। नदी में जब कूदेंगे नहीं तो तैरना सीखेंगे कैसे? तो यही समझना है कि आप जब स्टार्ट किए हैं तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा। धीरे धीरे आप भी बिल्कुल दनादन सवाल का आंसर कर पाएंगे जब पूरा क्लास और कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो चलिए 9वां सवाल जो केमिस्ट्री का है, करा कैथोड किरण की खोज किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल सवाल है, बार बार पूछता। करा चैडविक, थॉमसन, रॉन्टजेन, रदरफोर्ड, किसने किया था? चैडविक, थॉमसन, रॉन्टजेन, रदरफोर्ड, किसने किया था कैथोड किरण की खोज? तो बहुत सारे लोग आंसर कर रहे हैं, और आंसर है थॉमसन। तो थॉमसन ने 1890 के आसपास इलेक्ट्रॉन की खोज किया था, और इलेक्ट्रॉन की खोज करते समय उन्होंने पहली बार कैथोड किरण को देखा था, कैथोड रे। और इसी कैथोड रे का पता लगाया, तो पता लगा कि ये जो रे है ये इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। और ये बात किसने बताया था? जे थॉमसन ने बताया दुनिया। और इसलिए इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता के रूप में थॉमसन को याद करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को देखा किसमें? कैथोड रे में। क्योंकि कैथोड से एनोड की तरफ ये किरण जाती थी, कैथोड से निकलती थी, इसलिए थॉमसन इसका नाम कैथोड किरण रख दिया। और इसी से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई दुनिया में पहली बार। जब इलेक्ट्रॉन खोज हुआ तो इसके बाद प्रोटॉन खोज हुई, और प्रोटॉन खोजा गया एनोड रे के द्वारा। और ये काम किया चैडविक ने, चैडविक ने नहीं, गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज, यहां ऑप्शन में गोल्डस्टीन नहीं है, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया। तो गोल्डस्टीन एनोड रे को खोजा, और यही कैथोड रे को जब एक धातु पर गिराया ऐसे, तो इस धातु से एक किरण बाहर आ गया। और जब किरण बाहर आया तो इस किरण का नाम रख दिया क्या? एक्सरे। और ये किया कौन? तो रॉन्टजेन ने किया। और इसलिए रॉन्टजेन को एक्सरे का खोजकर्ता माना जाता है। जो आज हड्डियां टूटती है तो एक्सरे जो कराते हैं हॉस्पिटल में जाकर के, वो कैथोड किरण के किसी भारू धातु पर प्रहार कराने से निकलता। तो ये सब इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। एक्सरे किसने खोजा? तो रॉन्टजेन ने खोजा। किसके द्वारा खोजा? तो कैथोड रे को एक भारी धातु पर प्रहार कराया, और इसके कारण से एक नया किरण निकला, उसका नाम रख दिया क्या? एक्सरे। एनोड रे किसने खोजा? तो गोल्डस्टीन ने खोजा। और रदरफोर्ड क्या खोजा था? तो रदरफोर्ड खोजा था परमाणु के नाभिक को, और परमाणु की संरचना को एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं। तो सब वैज्ञानिक का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो पूछा गया, हाँ कैथोड रे
तो कैथोड रे थॉमसन की देन है, यह ध्यान रखना। तो यही 9वां सवाल। 10वां सवाल देखें, कह रहा राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ था। ये करंट सेक्शन में अभी पढ़ाया गया था पिछले सप्ताह। सबका सही होना चाहिए, करंट तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। तो राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ? ऑप्शन है 2002, 2006, 2009, 2004। तो आंसर 2004, ये ध्यान रखना। 18 नवंबर 2004 को राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष एमएस स्वामीनाथन थे, ये ध्यान रखना। और इन्हीं के रिपोर्ट को केंद्र सरकार, जो मोदी सरकार है, वो लागू करना चाहती है कृषि की उत्पादन को बढ़ाने के लिए। इनकी सिफारिश को लागू करना चाहती है, इसीलिए पिछले सप्ताह में न्यूज बना था। और वो रिपोर्ट आई थी 2006 में। और ये ध्यान रखना कि हम जब क्लास ले रहे थे करंट का, तो उस समय मैंने बाय मिस्टेक बोल दिया था कि इस समय वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, जबकि वाजपेयी जी की सरकार में नहीं, ये मनमोहन सिंह की सरकार में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था। तो ध्यान रखना है, इस समय राष्ट्रीय किसान आयोग गठन हुआ था, उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, और उन्हीं के कार्यकाल में यह राष्ट्रीय आयोग का गठन हुआ, जिसके प्रथम अध्यक्ष एमएस स्वामीनाथन। और ये रिपोर्ट, स्वामीनाथन का रिपोर्ट 2006 में आया। तो ध्यान रखना। और लास्ट सवाल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ प्राकृतिक गैस के इस्तेमाल पर वेबिनार आयोजित किया? तो बहुत इंपॉर्टेंट, प्राकृतिक गैस में 2 गैस को ध्यान रखना, एक एलएनजी और एक सीएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन है जापान, डेनमार्क, अमेरिका, रूस। तो अभी हमने कहा था पिछले सप्ताह एक वेबिनार आयोजित हुआ भारत का रूस के साथ, तो आंसर होगा रूस। क्या हुआ? तो इसमें एलएनजी मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस और सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को फ्यूल के रूप में मतलब वाहन में ईंधन के रूप में कैसे प्रयोग हो, इस पर भारत और रूस वेबिनार आयोजित करके एक जागरूकता फैलाना चाहते हैं, और इसको बड़े पैमाने पर वाहनों में इस्तेमाल करना चाहते हैं, ताकि हम पेट्रोलियम से जो प्रदूषण हो रहा है उसको रोका जाए और एक स्वच्छ वातावरण बन सके, जलवायु को परिवर्तन को नियंत्रित किया जा सके। तो यही था प्राकृतिक गैस से संबंधित वेबिनार जो भारत और रूस ने आयोजित किया। तो यही था आज के 10 कदम, जिसमें 11 सवाल थे। और आप लोग स्कोर जारी करें, आप लोग शर्माए नहीं, 2 सही हो 4 सही हो बताएं, ताकि हमको भी पता लगे कि आपकी तैयारी कैसी है और हमको किस लेवल में जाकर के आपको पढ़ाना है, समझाना है, ताकि आपके क्षमता के अनुसार से ही हम प्लान करते हैं आगे पढ़ाने का, क्वेश्चन के लेवल का। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक नए विषय के साथ, नए टॉपिक में। तो तब तक जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने और अपनों का ख्याल रखें। शुभ रात्रि आप लोगों के लिए। एक बार सब मिलकर बोलिए, देश की एकता अखंडता के लिए जय हो मैया की। थैंक यू।